तो बहुत सारे प्यार के साथ आप सबको गुरु पूर्णिमा बहुत बहुत मुबारक। हर इंसान की ज़िंदगी में उसे ख़ास इंसान के लिए जगह ज़रूर होता है या होती है। वैसे तो ज़िंदगी में सबसे बड़ा गुरु ज़िंदगी खुद रहती है। जिस इंसान ने मुझे ज़िंदगी को इस तरह जीना सिखाया है, मेरा गुरु मेरी माँ। और आज से बेहतर दिन शायद ही कोई होगा जब मैं अपनी ज़िंदगी में उस गुरु का एक पार्ट आपको बताऊं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं बहुत एक छोटे शहर से आती हूँ, इलाहाबाद। और अब से 20 साल पहले यकीनन जब मैं बॉम्बे आने वाली थी, हालांकि मैंने काम और भी बहुत पहले शुरू कर दिया था, जब मैं 13 साल की थी तब से काम शुरू कर दिया था मैंने। लेकिन जब बॉम्बे आना हुआ तो हमारी एक टिपिकल ट्रेडिशनल मुस्लिम फैमिली थी। और बॉम्बे जैसा शहर जहाँ ना कोई था जिसके ऊपर आसरा बना के आ सके, ना हमारे परिवार में दूर दूर तक कभी कोई बॉम्बे आया था, तो जिस शहर का ABCD नहीं मालूम था उस शहर में, और छोटे शहरों में 20 साल पहले बॉम्बे जैसे शहर में जहां आप ये कहो कि आप अपना करियर बनाने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, मुस्लिम फैमिली में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यकीनन मेरी ग्रैंड पेरेंट्स एंड मेरे फादर ने बिल्कुल ना बोल दिया। लेकिन हमारे फैमिली के हालात ऐसे थे कि अगर उस वक्त शहर से बाहर नहीं निकलते तो शायद आज कोई भी नहीं होता। मेरी माँ एक वाहिद अकेली ऐसी सपोर्ट थी जो मैं कहती हूँ वो वक्त से बहुत आगे देखती थी। जबकि आपको मैं बताऊं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी और अपनी ज़िद से 5 बच्चों के साथ, गोद में 5 बच्चों को रख के अपनी ज़िद से उन्होंने हाई स्कूल पास किया था, सिर्फ इसलिए कि उनको इलिटरेट कहलाना पसंद नहीं था, उनको जाहिल कहलाना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे बाप डॉक्टर थे। तो ऐसी माँ की बेटी जब मुंबई अकेले आना डिसाइड करती है तो अकेली माँ थी जिसने सपोर्ट किया। और बॉम्बे आने के लिए कुछ खास पैसे नहीं थे, तो उनकी एक सोने की अंगूठी थी जिसे उन्होंने बेचा, इकलौती अंगूठी, और 1200 रुपये मेरे हाथ में दिए चुपचाप। और उन्होंने ये बोला कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि अगर कुछ बनना तो लौटना, लेकिन अगर कुछ नहीं बनना तो नहीं लौटना। कोई माँ अपने बच्चे को ये कह सकती है। और अब मुझे, जब मैं कुछ साल के स्ट्रगल के बाद यहाँ कुछ बन गई, तब मुझे इस बात का मतलब समझ आया कि उन्होंने ये बात क्यों कही थी। क्योंकि हमारे जैसे शहरों के बच्चे या बच्चियाँ जब, और हमारे जैसा ट्रेडिशनल कल्चरल मुस्लिम फैमिली की बच्चियां जब बॉम्बे जैसे शहरों में अकेले 2-4 साल स्ट्रगल करके अपने शहरों में वापस लौटती है, तो जो फियर आज हम महसूस करते हैं फेलियर का टैग लगने का या कि हार जाने के टैग लगने का, वो शायद और दर्दनाक होता है, क्योंकि फिर आपको जिंदगी भर एक फेलियर के टैग के साथ जीना पड़ता है। और स्पेशली 20 साल पहले एक मुस्लिम लड़की को जो एक बड़े मेट्रो सिटी में 4000 मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकेले वापस लौटेगी, उसके ऊपर सिर्फ फेलियर नहीं, कैरेक्टरलेस का भी टैग लगता है। और ये बहुत ब्रूटल सच्चाई है। तो बहुत कुछ देखते हुए उन्होंने किस सब्र से, जबकि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा थी, किस सब्र और दिल पे पत्थर रख के उन्होंने ये बात बोली होगी कि कुछ बनना तो लौटना, कुछ नहीं बनना तो नहीं लौटना। और माँ की अहमियत ये थी कि मेरे दिमाग में कुछ और था ही नहीं कि मुझे कुछ बनना है, क्योंकि मुझे अपनी माँ के पास भी जाना है, उनसे भी मिलना है। और वही एक जिद थी कि जब पहली बार 3 साल बाद, 3 साल के स्ट्रगल के बाद पहली बार जब माँ के पास लौटे, तो हर बच्चे के लिए गिफ्ट था, माँ के लिए गिफ्ट था, घर खर्चे के पैसे थे और घर के हालात थोड़ा बेहतर करने की ताकत थी, है ना। यहाँ तक कि जिस बहन की शादी होने वाली थी उस बहन के लिए थोड़ा सा दहेज भी जुटा के गए थे यहाँ से। और मुझे याद है, वो बड़ा अच्छा लगता था कि
चटाइयाँ, प्रेशर कुकर, ये वो बहुत सारा सामान खरीद के लेके गए थे कि हाँ ये उसके दहेज में रखते जाओ, इकट्ठा करते रहो तो साल भर में उसका जहेज इकट्ठा हो जाएगा। और फिर एक और घटना और हुई। उसके बाद 2004 से लेके 2014 तक मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पीक करियर देखा है, 10 साल, जहाँ मैं सिर्फ ऐसे गई हूँ, सिर्फ कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बेस्ट देख सकता है वो ज़िंदगी मैंने देखी है। सबसे बेस्ट रहना, खाना, ऑल द लग्जरीज, यहाँ तक कि आप गाड़ी से उतरते हैं तो एक बॉय आपका बैग पकड़ने को तैयार होता है, एक शोफर आपकी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है ना। और एकदम बेस्ट एवरीथिंग, बेटा, ज़िंदगी, घर, दोस्त, यार, सब कुछ, महफिलें, सब कुछ है ना। और उसके बाद 2014 में एम्बिशन जिसे कहते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, है ना। जब आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो आप अपने आप को ठहरना मंजूर नहीं कराते, आप अपने आप को रुकना मंजूर नहीं करते। आप चाहते हैं कि ऊपर 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 ऊपर, क्योंकि वो ऊपर का कोई एंड ही नहीं होता, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा और ऊपर जाए। और उस थोड़ी और की लालच जिसे कहते हैं बहुत बुरी होती है, और ये आप तब नहीं समझते, ये आपको वक्त सिखाता है। तो उस वक्त 2014 में बहुत पैसे कमाए थे मैंने, और मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस, घर हुआ करता था, अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ हुआ करती थी, सेविंग अकाउंट हमेशा फुल होता था, हर जिसे कहते हैं हर तरह से मजबूत थी मैं। भाई बहन तब तक सबकी जिम्मेदारियों से ऑलमोस्ट फारिग हो गई थी मैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करूंगी, और उस डिसाइड करने ने एक पार्टनर ढूंढा गया, और वो पार्टनर खुद चल के मेरे पास आया। बिजनेस अच्छा लगा, बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन मैंने ज़िंदगी पूरी रिस्क पे बिताई है, पूरी की पूरी ज़िंदगी रिस्क पे। तो ज़िंदगी भर की कमाई, जिसे आप कहते हैं आपकी बचत, जिसे आप अपने बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं या अपने बुरे दिनों के लिए बचा के रखते हैं, वो ऊपर से घर और कीमती चीज़ों के ऊपर को मॉर्गेज करके उसका लिया हुआ लोन, वो सब बहुत बड़ी रकम है जिसे मैं वर्ड्स में बताना नहीं चाहूँगी। वो पूरी ज़िंदगी की कमाई मैंने उस बिज़नेस में लगा दिया, और उसको बिज़नेस को शुरू करने के बाद पहला 1 महीना मैंने उस बिज़नेस को अपना 100% दिया, क्योंकि नया नया था, और हमने बहुत प्रॉफिट किया, बहुत। क्योंकि टचवुड है, अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी थी, लोग थे, जानने वाले थे, लोगों को टैलेंट पे भरोसा था, ईमानदारी पे भरोसा था, ऑनेस्टी पे भरोसा था, और अपने एक काम में कुछ हद तक माहिर थे मैं। बहुत प्रॉफिट हुआ पहले 25 दिन में, और वहीं से मुझे इत्मीनान आ गया। इत्मीनान इस बात का कि अब सब ठीक है, अब मैं अपने काम की तरफ, क्योंकि मेरे पास बहुत शोज़ थे उस वक्त करने के लिए, तो मुझे ये हुआ कि मैं अब अपने काम की तरफ जा सकती हूँ, और ये जो मेरे पार्टनर्स हैं ये मेरा पूरा काम संभाल लेंगे। और अगले 6 महीने तक मुझे पेपर पे डेटा एंट्री ऑल गुड की आती रही, सब कुछ। कभी कभी मैं विज़िट करती थी, वरना मैं अपने काम में, हमारी शूटिंग लाइन में ऐसा होता है कि अगर आप 4-6, और उस वक्त मैं एक साथ 17 शोज़ करती थी। सुनना थोड़ा अजीब लगेगा, पर जी हाँ, मैं 17-18 शोज़ करती थी एक साथ। इतनी बड़ी टीम और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था, तो वक्त नहीं मिलता था कि मैं इस तरफ, जिस बिज़नेस को 100% इनपुट की ज़रूरत है, उसको दे सकूं। और यही इसीलिए मैंने उस पार्टनर के ऊपर रिलाई किया, और वो पार्टनर मेरी ज़िंदगी का सबसे करीबी दोस्त, सबसे करीबी इंसान, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हुआ करता था। और हुआ ये कि 6 महीने बाद जब हमारा एक्चुअली ऑडिट और टैक्स और फाइनल इसका टाइम आया, तो मुझे ये पता चलता है कि मैं 80%, 85% लॉस में हूँ, और इतने लॉस में हूँ कि ना सिर्फ मार्केट में, बट बैंक की 6 महीने से कोई EMI नहीं गई है,
और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के जो ज़िंदगी भर की कमाई थी वो तो गई है, घर भी जाने की कंडीशन पे है, लग्जरीज भी जाने की कंडीशन पे है। और उसने मुझे इतना तोड़ दिया कि 20 साल की जो मेरी अर्निंग है या 15 साल की जो मेरी कमाई है, जिससे मैंने एक अच्छा फ्यूचर सोचा था मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरे लिए, वो कुछ नहीं रहा। यानी मेरी ज़िंदगी के इतने साल मेरी ज़िंदगी से माइनस हो गए, मैं पीछे चली गई। और उस बात ने मुझे इतना तोड़ दिया कि 2-3 दिन तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे ड्राइव कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। और वो जायज़ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। आई हैव बीन लिविंग अलोन फॉर एंटायर माई लाइफ। और घर में एक बच्चा भी था, एक छोटी बहन भी जिम्मेदारी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इस शहर में नहीं रहना चाहती। जो भी थोड़ा बहुत अगर है बचा, क्योंकि एक दूसरा घर था जिसको मैंने डिसाइड किया कि इसको बेच के कर्जे ख़त्म कर देंगे बैंक का, और बाकी अपने शहर वापस चले जाएंगे, गांव अपने वापस चले जाएंगे। और अब यहाँ मुझे कुछ नहीं करना। और मुझे याद है कि मैं अपने ऑफिस के बाहर सड़क पे बैठी थी, लिटरली, एंड सड़क पे बैठी थी और मैं आंसू आंसू रो रही थी। और मैंने अपनी माँ को कॉल किया, क्योंकि अभी तक उनको इस बारे में कुछ नहीं पता था। और उनको कॉल करके मैंने बोला कि माँ, क्या मैं वापस आ सकती हूँ? क्या तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? क्योंकि अब मैं थक गई हूँ और अब मैं चाहती हूँ कि मैं इस शहर से चली आऊँ और आपके साथ रहूँ, वहाँ कुछ भी कर लूँगी मैं, पर मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती क्योंकि मैं थक गई। तो मेरी माँ ने 2 लाइनें बोली। पहली तो उन्होंने बोला कि ये घर भी गांव का तुम्हारा बनाया हुआ है, तो ये तुम्हारा ही है, जब चाहो तब आ सकती हो। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि तुम जब यहां से गई थी तो क्या लेके गई थी? तो मैंने बोला 1200 रुपए। तो उन्होंने बोला तो 1200 से बनाया, तुमको मैं अब 2400 रुपया देती हूं, डबल। तुम वापस शुरू करो और सिर्फ 6 महीने अपने आप को दो, सिर्फ 6 महीना। और अगर 6 महीने बाद भी तुमको ये लगता है कि तुम नहीं कर पाओगी, तो तुम वापस आ जाना बिना फोन किए। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक सब कुछ तुम्हारा है। मुझे उस वक्त ये बात समझ नहीं आई कि माँ ने 6 महीने के लिए मुझे क्यों रोका। अब समझ सकती हूँ इस बात को, और आपको भी समझाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कोई भी फैसला आप तब मत लीजिए जब आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत या किसी बहुत बड़ी डेथ में हैं या किसी बहुत बड़ी तबाही से गुजर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त किया हो गया फैसला जो है वो 99% चांसेस है कि सही नहीं होगा। क्योंकि या तो आप डर के वो फैसला लेंगे, या तो आप घबरा के वो फैसला लेंगे, और या तो आप भाग के वो फैसला लेंगे। तो ये बात आज मुझे समझ आती है। और उसके बाद माँ के फ़ोन रखने के बाद मैंने ये सोचना शुरू किया कि इस 6 महीने में मैं क्या क्या कर सकती हूँ। उस वक्त मेरे हाथ में 10 शोज़ थे, 9 या 10 शोज़ थे। तो मैंने स्टाफ कम किया और काम को डबल कर दिया। अगर मैं 8 घंटा काम करती थी तो मैंने 16 घंटे काम करना शुरू किया। 14 घंटे मिनिमम काम करती थी मैं। और फिर जितने भी मेरे जिन लोगों को मुझे पैसे देने थे, वो करोड़ों में थे, कई करोड़ों में, उन सब के फ़ोन आते थे और मुझे एंजाइटी इतनी होती थी कि मैं फ़ोन की बेल जो होती थी उसको बंद करके रखती थी। और उस रिंगटोन को मुझे चेंज करना पड़ता था थोड़े दिन बाद, क्योंकि अगर वो रिंगटोन बजती थी तो मुझे एंजाइटी होती थी कि ये किसी मांगने वाले का फ़ोन होगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी किसी के ऊपर उधार रहा नहीं। तो मैंने डिसाइड किया कि इसको फेस करते हैं। और मैंने जितने भी जिन लोगों के को भी मुझे पैसे देने थे, मैंने सबकी एक जॉइंट मीटिंग बुलाई और मैंने सबसे ये कहा कि मुझे अगर जेल भी पहुंचा दोगे आप या मेरे ऊपर केस भी कर दोगे तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये मेरी करंट सिचुएशन है। लेकिन अगर मुझे 6 महीने का टाइम दोगे तो मैं वादा नहीं करती हूँ कि पूरा
लेकिन मैं वन बाय वन सबके पैसे दूंगी। ये मेरा एक, और सबको मैंने एक एक चेक दिया उनके अमाउंट का कि ये मेरा डिपॉजिट है आपके पास, लेकिन मैं आपको इंस्टॉलमेंट्स के चेक देती रहूंगी हर महीना, और ये चेक आप जमानत का रखना। अगर आपको लगे कि मैं फेल हूं अपने कमिटमेंट में तो आप केस कर देना। और सिर्फ बात करने से, सिर्फ फेस करने से, डर को फेस करने से मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उन लोगों को ये इत्मीनान हो गया कि नहीं, ये मुसीबत में है, ये करेंगी और पैसा देंगी। और फिर मैंने जितना भी अपने काम से, जो शूटिंग का काम करती थी मैं, उससे कमाया, उससे 6 महीने में मैंने 80% कर्जा भरा, 80% मार्केट का कर्जा भरा। अपना घर छोड़ के रेंट के घर पे आई, क्योंकि घर बेच के मैंने बैंक का कर्जा भरा। रेंट के घर पे आई। जिंदगी उसके बाद से जब मैंने कट डाउन करना शुरू किया चीजों को, ऑसम नहीं हुई लेकिन बेहतर हुई। तो ऑसम शायद कभी अचीव नहीं होता लाइफ में, तो बेहतर हुई क्योंकि मैंने अपने डर को फेस किया। और ये 6 महीने बाद मुझे रियलाइज हुआ कि, और बीच बीच में जब मेरी माँ से मेरी बात होती थी तो कहती थी थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, बस हो जाएगा। 6 महीने बाद मेरे अंदर से वो फीलिंग निकल चुकी थी कि मैं हार गई हूं और मुझे अपने गांव वापस जाना है। और उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर उस टाइम मेरी माँ ने मुझे ये नहीं बोला होता कि थोड़ा अपने आप को वक्त दे दो, तो शायद उस डर, उस फियर या उस भाग जाने की फीलिंग में एक फैसला ऐसा होता जो मैं चली तो जाती इस शहर से, लेकिन मैं अपना हारा हुआ वजूद, अपनी हार जिंदगी भर मुझे चुभती रहती है कि मैं भाग आई एक ऐसे माहौल से जो मेरा खुद का बनाया हुआ था, अपनी स्ट्रगल से भाग गई। और ये सिवाय उस माँ के कोई और समझ भी नहीं सकता, क्योंकि वही गुरु थी, गुरु है और गुरु रहेगी। आज वो मेरे बीच, हमारे बीच नहीं है, पर बहुत सारे लोग जो मेरी माँ का कनेक्शन मुझसे जानते हैं, वो ये जानते हैं कि मैंने खुली आंखों से मेरी माँ की डेथ खुली आंखों से देखी थी, बहुत पहले जब वो नहीं गुजरी थी। ये मेरा उनके साथ कनेक्शन था। ये कनेक्शन था कि जिस माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने 40 साल, भगवान से तो छोड़ो, डॉक्टरों से भी लड़ाई की है। मैंने बॉम्बे से डॉक्टर फ्लाइट से बुला के भी, वो लखनऊ में एडमिट थी, और उनकी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन एक 40 दिन के बाद ये डिसाइड किया कि वो बहुत पहले जा चुकी है, और ये मेरी ज़िद है कि मैं उन्हें रोक के रखना चाहती हूँ। तो वेंटिलेटर निकालने का जब टाइम आया तो मैंने उनका गर्म हाथ अपने हाथ में लिया और वेंटिलेटर निकाला गया। मेरी ही सिग्नेचर हुई। जिस इंसान ने 40 दिन वेंटिलेटर ना निकालने के लिए लड़ाई की, उसने डिसाइड किया कि हाँ, वेंटिलेटर निकाला जाए, और हाथ में लिया, और 20 मिनट लगे उस गर्म हाथ से ठंडे हाथ का सफ़र। और वो लम्हा, वो एहसास मैंने अपनी ज़िंदगी में रोक लिया, और वो आज भी मैं महसूस कर सकती हूँ। और शायद जब तक ज़िंदा हूँ उसी गुरु से जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी पाया है, वो जीती रहूँगी और वही बांटती रहूँगी। और इसलिए आज का दिन, गुरु पूर्णिमा, मैं अपनी माँ को डेडिकेट करती हूँ। तो आज से सिर्फ इतना सीखिएगा कि ज़िंदगी में ऐसा कोई भी फैसला तब मत करिएगा जब आपकी ज़िंदगी बहुत मुसीबत में है।
शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ जुड़ी रहूँ। शुक्रिया।